ओजोन लेयर और इसका डिप्लीशन, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, चाहे आप बोर्ड्स के अंदर पढ़ रहे हो या फिर यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रहे हो, इन्वायरमेंट के अंदर ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन देखा गया है। आप कोई भी किसी भी साल का पेपर उठाइएगा, चाहे बोर्ड की बात करें या यूनिवर्सिटी की बात करें, जहां पर इन्वायरमेंटल साइंस जो है ये एक सब्जेक्ट है, तो वहां पे आपको ओजोन लेयर के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा गया होगा। तो अभी एग्जाम चल रहे हैं, जेके बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं और सीबीएसई के भी एग्जाम चल रहे हैं, और इसी जमन में मैंने एक वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए, और ये जो वीडियो है ये है ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ओजोन के बारे में सब कुछ समझ आ जाए और आप बोर्ड के अंदर अच्छा नोट्स बना पाएं, तो आप इस वीडियो को देखते देखते रहिए और साथ में आप नोट्स भी बनाते रहिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एक निमोनिक के साथ। और ये जो निमोनिक है, इस निमोनिक में हम पढ़ेंगे टाइगर स्विम, टाइगर स्विम इन द मॉर्निंग देन ईट, टाइगर स्विम इन द मॉर्निंग देन ईट। तो इसका मतलब क्या है? ये जो निमोनिक है ये मैं आपके लिए लेकर क्यों आया हूं? क्योंकि जब हम निमोनिक पढ़ते हैं, जब हम एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं। अब जो मेजर जो ये 5 लेयर्स हैं, इन 5 लेयर्स को याद रखने के लिए सबसे बेस्ट जो निमोनिक है वो है टाइगर स्विम इन द मॉर्निंग देन ईट। इसका मतलब क्या होता है? TSMTE, TSMTE। तो आप जानते हैं टी का मतलब होता है ट्रोपोस्फेयर, एस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटोस्फेयर, स्फेयर है एटमॉस्फेयर के अंदर। इनको याद रखने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप इस निमोनिक को याद कीजिएगा। उसके बाद आपको इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने देखे हैं अक्सर बच्चे जो हैं वो भूल जाते हैं। ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद मेसोस्फेयर आता है, मेसोस्फेयर के बाद आगे फर्दर जो है चलता रहता है। तो ये जो है ये भूल जाते हैं। तो क्योंकि ओजोन लेयर की जब बात आती है, ओजोन लेयर हम पढ़ते हैं, तो उसके लिए एटमॉस्फेयर का होना, एटमॉस्फेयर का पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर का पढ़ना जरूरी क्यों है? सबसे पहले हम जानते हैं एटमॉस्फेयर होता क्या है। देखिए, जो अर्थ है, अर्थ एटमॉस्फेयर क्या होता है? अर्थ जो है ये सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ ए गैस, जिसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये जो एटमॉस्फेयर है ये प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है हमें हवा देता है जो हम ब्रीथ करते हैं। और यही जो एटमॉस्फेयर है ये हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनरेज। सनरेज के जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको भी बचाने के लिए ये जो एटमॉस्फेयर है ये हमें हेल्प करता है। उसके बाद हम बात करेंगे जो एटमॉस्फेयर है, जैसे मैंने आपको बताया 5 लेयर्स होती है। तो सबसे पहले जहां हम इस टाइम खड़े हैं, ये जो लेयर है इस लेयर को हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। जी हां, 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक जो भी ये लेयर आएगी, इस लेयर को हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ये जो ट्रोपोस्फेयर होती है इसके अंदर हाई प्रेशर देखने को मिलेगा, और मोस्टली यहां पे आपको क्लाउड्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि 99% ऑफ वाटर वेपर्स जो होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। जब आप ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जाओगे, जब आप 10 किलोमीटर से ऊपर जाओगे, तो वहां पे जो लेयर होगी उस लेयर को हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ये जो लेयर होती है इसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर जो होती है 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर होती है। जो हमारा टॉपिक है ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर जो है, इनफेमस ओजोन लेयर इज फाउंड विद इन द स्ट्रेटोस्फेयर। जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसी के अंदर होती है ओजोन लेयर, और इस स्ट्रेटोस्फेयर के बाद होता है मेसोस्फेयर। लेकिन हम सिर्फ स्ट्रेटोस्फेयर तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमें स्ट्रेटोस्फेयर जो है पढ़ना है। ये एक ऐसी लेयर है, ये लेयर एब्जॉर्ब करती है हाई एनर्जी अल्ट्रा वायलेट यूवी लाइट फ्रॉम द सन, और उनको कन्वर्ट करती है यूवी एनर्जी इनटू हीट। तो ये इंपॉर्टेंट है। जो स्ट्रेटोस्फेयर जो है लेयर है, इस लेयर का यही बेनिफिट है। उसके बाद जो ओजोन है, ओजोन एक गैस होती है जो कि कंपोज्ड ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये 3 ऑक्सीजन एटम से बनती है, जिसे हम ओजोन कहते हैं। अब ये जो ओजोन है ये बनती कैसे है? हाउ इज ओजोन फॉर्मेड? देखिए होता क्या है,
जब अल्ट्रा वायलेट स्ट्राइक्स करते हैं, जब यूवी स्ट्राइक्स करती है एक मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को, तो उसके बाद क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है ये स्प्लिट हो जाता है इनटू ऑक्सीजन एटम्स। जब ये ऑक्सीजन एटम्स के अंदर स्प्लिट हो जाता है तो वहां पे O3 बन जाता है। जब एक ऑक्सीजन एटम बॉन्ड करता है विद एन अनदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, तो वहां पे क्या बनता है, O3 बन जाता है। तो इसी तरह से ये जो है काम चलता रहता है, फर्दर आगे की तरफ जो है ये काम चलता रहता है। उसके बाद क्या होता है, जब ओजोन जो है ये ब्रोक होता है, जब ये ब्रोक हो जाती है तो ऑक्सीजन एटम्स बॉन्ड्स करते हैं टू एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ, तो वहां पे जाके ओजोन बन जाता है। तो ये जो शील्ड होती है, कुछ अल्ट्रावायलेट यूवी स्टिल पासिस थ्रू टू स्ट्राइक अर्थ सरफेस। तो इसमें मेन चीज क्या है, मेन कारण क्या है, ये जो ओजोन डिप्लेशन होती है ये होती क्यों है, ये हमें मेन चीज देखनी है। देखिए हम बात करेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की, हम बात करेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कंसिस्ट करते हैं कार्बन्स, क्लोरीन्स एंड फ्लोरीन एटम्स। क्या होते हैं ये, इसके अंदर कार्बन्स होते हैं, क्लोरीन होते हैं और फ्लोरीन एटम्स होते हैं। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं अक्सर देखा गया है ये यूज होते हैं रेफ्रिजरेंट्स के अंदर, प्रोपिलेंट्स इन एरोसोल स्प्रेज के अंदर, सॉल्वेंट्स इन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के अंदर। अब इनका एक्शन क्या रहता है, हम एक्शन देखेंगे। जैसे आपको मैंने बताया क्लोरोफ्लोरन जो है मेन काज है। अब ये काज ये भी बता दिया ये कहाँ पे होता है, इसका हम क्लोरोफ्लोरो का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। अब एक्शन किस तरह से होता है, देखिए होता क्या है, जो यूवी होती है ये ब्रेक करती है क्लोरीन फ्रॉम द CFC मॉलिक्यूल्स। जैसे मैंने बताया फ्लोरीन भी होता है, कार्बन भी होता है, क्लोरीन भी होता है, लेकिन जो यूवी है ये सिर्फ क्लोरीन को ब्रेक करती है। अब जो क्लोरीन होती है ये रिमूव्स इन ऑक्सीजन एटम फ्रॉम इन ओजोन मॉलिक्यूल्स। तो उसके बाद क्या होता है, ओजोन मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो क्लोरीन है ये फ्री हो जाता है व्हेन इट्स ऑक्सीजन एटम बॉन्ड्स विद अनदर। तो इस जो ये प्रोसेस होती है ये चलती रहती है चलती रहती है। तो ये क्लोरीन जो है ये जाते हैं ओजोन ऑक्सीजन एटम्स को रिमूव करते रहते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू चलती रहती है। अब नेक्स्ट जो है आपको पढ़ना क्या है कि ये ओजोन लेयर डिप्लेशन है, ये क्या है, ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या है। ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है जब ओजोन लेयर जो है वो थिन हो जाएगी। जब ओजोन लेयर थिन हो जाती है तो उसे हम कहते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन। इससे क्या होता है, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती है, जो यूवी रेडिएशंस होती हैं, ये सरफेस ऑफ द अर्थ जो है या वहां पे ये पहुंच जाती हैं। और ये जो अल्ट्रा वायलेट जो यूवी हैं ये कॉज कर सकती है कैंसर, आई कैटरैक्ट्स, इम्पेयर्स द इम्यून सिस्टम, क्रॉप्स को डैमेज कर सकती हैं, ओशनिक फाइटोप्लैंक्टन्स को भी ये नुकसानदेह पहुंचा सकती हैं। अब थोड़ा हम चलते हैं इसकी हिस्ट्री के ऊपर। हुआ क्या, अक्टूबर 1982, याद रखिएगा अक्टूबर 1982, जोसेफ फॉरमैन जो कि एक और इन्होंने जो एक साइंटिस्ट थे, ये एक रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका के अंदर वहां पे गए और कुछ मेजरमेंट्स की। अब जब इन्होंने वहां पे मेजरमेंट्स की तो यहाँ उन्होंने देखा कि जो ओजोन लेयर है उसके अंदर 40% जो है वो डिक्रीज हो चुकी है, ओजोन लेयर जो है वो 40% लेस हो चुकी है। कुछ टाइम के बाद जब इसने देखा तो इसने कहा ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे नासा ने ऑलरेडी कुछ सैटेलाइट भेजे हैं, तो मे बी मेरी मशीन जो है वो रॉन्ग दिखा रही हो। नेक्स्ट क्या होता है, अक्टूबर 1983 में जब वो बैक आता है तो फिर दोबारा से वो मेजर करता है वहां पे। तो वहां पे फिर देखता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजिंग आई हुई है। तो उसके बाद फिर ये वापस आ जाता है अक्टूबर 1983 में भी। तो कुछ टाइम के बाद ये फिर जाता है और वहां पे जाके रिसर्च स्टेशन को चेंज करता है। तो अपनी जो सेटअप जो है मशीनरी जो है उसको सेटअप करता है जो बहुत दूर थी, जहां पहले ये था उससे थोड़ा इसने चेंज किया, वहां पे डायरेक्शन चेंज की, वहां जाके इसने रिसर्च किया और इसने देखा कि हाँ जी वहां भी ओजोन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, लेस हो रहा है।
तो उसके बाद उसने नासा साइंटिस्टों के साथ ओजोन के बारे में बात की, कहा कि जो अंटार्कटिका है इसके ऊपर एक ओजोन होल हो चुका है। अब ये ओजोन होल जो है ये कोई सुराख नहीं है, बल्कि ये थिनिंग जो है, ओजोन लेयर जो है इसको थिनिंग हो चुकी है, इसकी वजह से हुआ है। जब इसने ये देखा, इसने बात की नासा वालों के साथ, जो नासा के साइंटिस्ट थे, तो नासा के साइंटिस्ट ने इसको देखा, दोबारा सैटेलाइट्स को देखा कि वहां पे कुछ फोटोज जो रिकॉर्ड किए, तो देखा कि 1979 में नॉर्मल थे, 1980 में ब्लू हो गए थे, 1982 में प्रॉपर होल हो चुका था, 1983 में साइज बढ़ गया था, 1984 में बहुत ज़्यादा साइज जो है इसका बढ़ गया था। तो जब 1984 में ये पता चल गया तो नासा ने भी इस चीज़ को माना कि हाँ जी, ये जो है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, तमाम दुनिया के लिए ये वार्निंग है। अगर ओजोन डिप्लीट हो जाती है तो जो भी अर्थ के ऊपर लाइफ है वो खत्म हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं जो एक्सरे हो, गामा रेज हो, यूवीसी रेज हो, इनको रोकती है ओजोन लेयर। 13 मार्च 1839 की हम बात करें, जैसे देखिए ये जो ओजोन जो है, ओजोन वर्ड कहाँ से आया, किस तरह से ओजोन लेयर के बारे में बाद में पता चला। सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा बहुत ओजोन के बारे में, जो मैं स्टार्टिंग में भूल गया था। स्विट्जरलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल, क्रिश्चियन शॉनबेन ने देखा, एक एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के ऊपर, और इसने वहां पे नोटिस की एक स्मेल। जब इसको एक स्मेल आई, गैस, मतलब गैस उसको वहां पे देखने को मिली, तो इसने कहा ये ओजोन। तो ओजोन का मतलब होता है स्मेल, तो वहीं से वर्ड निकला था ओजोन। 1921 में जो ब्रिटिश जियोफिजिस्ट थे GMB डॉब्सन, इसने ही बनाई थी, ये मशीन बनाई थी जो कि ओजोन को मेजर करती है। अब जो ये मशीन है, इस मशीन का नाम रखा डॉब्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो यूज की जाती है टू मेजर ओजोन। और हमेशा याद रखना, ओजोन को मेजर किया जाता है डॉब्सन यूनिट्स के अंदर। 1995 में नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री के अंदर 3 साइंटिस्टों को, पॉल जे कॉर्टजन, मैरियो जे मोलिना, F शेरवुड। जब इन तीनों ने वर्क किया था एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री के ऊपर, ओजोन को लेकर, तो ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने भी वार्न किया था कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसकी जो लाइफ स्पान है ये 40 से 150 साल है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकती है, क्योंकि एक क्लोरीन एटम जो है वो ब्रेक करता है अपार्ट थाउजेंड्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स। और कुछ साइंटिस्टों ने बाद में एक्सपेरिमेंट किया और फाइंड किया कि जो ये ट्रुथ है बिल्कुल सही है, ये जो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है ये बिल्कुल सही है, तो इन्होंने वहां पे ट्रू माना। देखिए 1986 में यूनाइटेड नेशंस ने, उसके बाद 1986 में ही हम बात करें, नेगोटिएशन हुई थी। उसके बाद 1986 में यूनाइटेड नेशन ने नेगोटिएशन की और उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने ड्राफ्ट किया, एक ट्रीटी ड्राफ्ट की और बैन कर दिया CFC को ऑल ओवर द वर्ल्ड। 1987 में आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि फॉर्म हुआ था, विच केम इनटू फोर्स इन 1989। उसके बाद ये जो ट्रीटी थी was signed by every country. All 198 members of the United Nations ratified this treaty और CFC को रिप्लेस किया गया HFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो इसका जो है नो नेगेटिव इफेक्ट ऑन ओजोन लेयर। तो ग्लोबल CFC कंजप्शन जो थी 1980 में 8 लाख मीट्रिक टन जो है वो बताई गई है, लेकिन जब 2014 में देखा तो सिर्फ 156 मीट्रिक टन रह गई थी। तो 99% CFC जो है were eliminated collectively by all the countries। तो ये सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट जो है ये मानी जाती है। तो ये था ओजोन